जिंदगी के अलग अलग दौर में अलग अलग लक्ष्य होते थे। 3-4 बजे उठ जाता हूँ, आज भी उठता हूँ, पहले भी उठता था। तुम आईएएस में क्यों जा रहे हो? आईएएस में एक बहुत बड़ी सुविधा ये है क्या कि आप जिस पोस्ट पर भी रहें, आप उस विभाग के लीडर होते हैं। आपके विचारों से वह विभाग शासित होता है। फोर्स भी रहता था। प्रत्येक बार फसल कट्टी में वहाँ पर कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, एसपी भी थे, मैं एसडीओ था, मैं भी तीर लेकर के खड़े थे संथाल सताऊं कि उससे पहले एक आध डीएसपी भी वहाँ गए, तो उनको डीएसपी साहब को चूड़ी पहना करके भेज दिया था संथालों ने, इसलिए आप मत जाइए। मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी थे और उनकी इच्छा थी कि हम लोग भिखारियों के लिए कुछ काम करें। लोग ये कहते हैं कि नहीं, पैसा कमाना बुरी बात है। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं। आपको जुनून हो जाएगा। ये जुनून पैदा करने की जरूरत है। पहली बात तो समझने की जरूरत है कि प्रेम बुरी चीज़ नहीं है। दोस्तों नमस्कार। समय समय पर आपके बीच मैं उन शख्सियत को भी लेकर आता हूं जो अपने कर्तव्य परायणता के साथ समाज में वैसा कुछ करने का काम किए हैं जिससे समाज में बदलाव भी हुआ है और समाज में प्रेरणा का प्रसार भी हुआ है। आज हम एक बहुत ही सीनियर आईएएस अफसर से मिलेंगे। इनकी पहचान यह है कि ये बिहार में काफ़ी लंबे समय तक ऑफिसर रहे हैं, आईएएस रैंक में रहे हैं और जब ये रिटायर कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी के रैंक से ये रिटायर किए हैं। अभी वर्तमान में यह बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे चैनल पर। तो सर, हमारे चैनल को ज़्यादातर यूथ देखते हैं और यूथ के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यही होती है कि कोई अगर इतना ऊंचाई तक पहुंचा है और इतना कुछ किया है तो कैसे पहुंचा है। तो सबसे पहले आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई सर? मैं तो समझिए मैं गांव से आता हूं जी। दरभंगा जिले का एक गांव है नारायणपुर, बिरौल प्रखंड में, तो वहां से आता हूं। तो कुछ समय तो मैं वहां पर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं बेतिया में मिशन स्कूल एक है, मिडिल स्कूल, वहां पर पढ़ा। मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल पोस्ट पर थे तो बहुत जगह जगह मैं पढ़ा हूँ। फिर नवादा के एक बहुत छोटा स्कूल था, अभ्यास माध्यमिक विद्यालय, उसमें अभ्यास मध्य विद्यालय, उसमें मैं पढ़ता था। और फिर मैं नेताहाट विद्यालय चला गया जहाँ से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में मैंने पढ़ाई की। जब मैं बीएससी ऑनर्स वहाँ से मैंने किया फिजिक्स में और उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एमएससी और एमफिल की पढ़ाई की, फिर फिजिक्स में ही किया था। तो ये तो पढ़ाई हुई नेतरहाट और दोनों जो आपने नाम लिया, दोनों ही एक समय में अभी हैं, बहुत नामी एक गिरामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ से पढ़ना किसी के लिए गर्व का विषय होता है। पहला बार आप पढ़ाई के दरमियान ही सोच लिए थे कि मुझे इस पेशा में जाना आईएएस में, या फिर दिल्ली जाने के बाद आपका ये झुकाव हुआ? नहीं, मैं ऐसा है कि मैं हमेशा ज़िंदगी के अलग अलग दौर में अलग अलग लक्ष्य होते थे। शुरू में मैं समझता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मैं एनसीसी में अपने ग्रुप का कमांडेंट भी था स्कूल में, इसलिए उस समय लगता था कि आर्मी बहुत अच्छा सर्विस है, आर्मी सेवा का मौका मिलेगा, इसलिए वहाँ जाता था। बाद में फिर साइंटिस्ट बनना भी चाहा और साइंस में लगा रहा, लेकिन चूँकि मेरे पिताजी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे तो थोड़ा रुझान हम लोगों का भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर भी था। जो कि जब मैं दिल्ली गया तो उसके बाद से हुआ क्या कि हम लोग प्रयास करें कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ज़्यादा मैंने समय बिताया कि हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए ही तैयारी करें। जी, जब आप दिल्ली में थे और तैयारी आप कर रहे होंगे या सोचे होंगे, तो आपकी रूटीन क्या हुआ करती थी? थोड़ा अगर याद करनी। मेरी रूटीन मतलब हमेशा करीब करीब एक ही रही है। मैं पूरी पढ़ाई करता था सुबह। मैं 3-4 बजे उठ जाता हूँ, आज भी उठता हूँ, पहले भी उठता था। और उस समय से लेकर के जब तक मैं हॉस्टल में रहा हूँ, करीब करीब 67 ईस्वी से लेकर के लगातार जब तक कि सर्विस में नहीं आया। और मैं वही 3-4 बजे उठ करके 8 बजे तक, जब तक हम लोग नाश्ता नहीं करने जाते थे तब तक मैं पढ़ाई कर लेता था। और पढ़ाई करने के बाद तब फिर मैं स्कूल कॉलेज जब भी जाना होता था
हम लोग जाते थे। और ये मैंने रूटीन मोरलेस रखा है। स्कूल में तो थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि स्कूल का सुबह सुबह में हम लोग को व्यायाम के लिए जाना पड़ता था 5-6 बजे उठ करके। लेकिन कॉलेज लाइफ से मैंने ये रूटीन मेंटेन किया। इससे 4-5 घंटे की आपको क्लियर एज मिल जाती है, पढ़ाई का मौका मिल जाता है, जो बाद में कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन इसके चलते मुझे 10 बजे सोने की आदत है, जो अभी भी करीब अभी भी मैं वही फॉलो करता हूँ कि जल्दी सो जाता हूँ और फिर जल्दी उठ करके पढ़ाई करता हूँ। तो हमारे सुनने वाले जो युवा देख रहे होंगे, ये बहुत लैंडमार्क वाली बात है। हम लोग खुद जब विद्यार्थी रहे तो एक सपना रहता था कि सुबह उठ के 8 बजे तक पढ़ लें, ताकि फिर शाम में ना भी पढ़ें, या शाम में दोस्त वोस्त पार्टी साटी हॉस्टल लाइफ में खूब होता है, तो डिस्टर्बेंस ना हो। और देखिए, सर ने वो फॉलो किया और आज सर ने वो मुकाम हासिल किया जो एक सपना हो सकता है किसी के लिए भी। अब सर, आप IAS में आए, कैसा लगा था जब IAS बने थे? क्योंकि बिहार में IAS बनना बहुत बड़ी बात होती है। जिस समय मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था और हो रहा था कि IAS में अब मैंने रिजल्ट निकलेगा, तो एक तो इच्छा थी, चूँकि मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में थे, तो मुझे मालूम था कि इस सर्विस में क्या होता है और क्या इसमें एडवांटेजेस हैं। लेकिन मैं ये सुनाना चाहूँगा कि उस समय मैं फिजिक्स में PhD कर रहा था। अच्छा। और ब्लैक होल पर PhD कर रहा था। मेरा पेपर एस्ट्रोफिजिकल जर्नल अमेरिका में छपने के लिए जा चुका था। तो जब मैं गया अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, तो उसने कहा कि तुम IAS में क्यों जा रहे हो? तो मुझे भी अच्छा लगा कि हम लोग तो इतना प्रयास कर रहे थे। उसने कहा कि नहीं, सो तुम साइंस में ही रहो, तुम ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हारा रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है, इसलिए यहाँ भी अच्छा करोगे। लेकिन खैर, अब जाना चाहते हो तो जाओ। वो प्रोफेसर ऐसे थे, प्रोफेसर पंचपकेशन, जो खुद IAS क्वालिफाई करने के बाद छोड़ करके प्रोफेसर बने थे। तो मैं उस समय भी दुविधा में था कि ऐसा तो नहीं कि मैं उधर जाऊं और फिर छोड़ करके चलाऊं उनको फॉलो करते हुए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये अच्छा, चूँकि मैंने पिताजी को देखा था और पिताजी को ये देखा था कि वो लोग बिहार प्रशासनिक सेवा में रहकर कितने तरह का काम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो काम करने का मौका शायद IAS से ज़्यादा और कहीं नहीं मिलता है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि हम लोग जाएं और प्रयास करके देखें कि हम लोग समाज में बदलाव के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो उसमें कोई कुछ प्रयास करके देखा जाए क्या होता है। अब एक बार आप IAS बन गए, काफ़ी सपने होते हैं जब यूथ तैयारी करते हैं कि बहुत बदलाव करना है, और फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हालांकि अभी भी सक्रिय हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन उस पोस्ट से, IAS के पोस्ट से रिटायर हैं। पूरा जब आप अपने मूल्यांकन करते हैं, कितना कुछ आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी सोच को अपने पूरे कार्यकाल में? अगर मुझे देखिएगा तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि IAS में एक बहुत बड़ी सुविधा ये है क्या कि आप जिस पोस्ट पर भी रहें, आप उस विभाग के लीडर होते हैं। आपके विचारों से वह विभाग शासित होता है। चाहे हम लोग, पहला पोस्ट था हमारा SDO के रूप में, वैसे हम लोग ट्रेनिंग में भी रहते हैं, वीडियो हम लोग को ट्रेनिंग में भी सभी जगह रखा जाता है, लेकिन जो फॉर्मल पोस्टिंग शुरू होती है वो SDO से पोस्टिंग शुरू होती है। और SDO के रूप में भी आप इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने SDO के रूप में भी जो काम किया वो मैं आज भी याद कर सकता हूँ। और उस समय में एक आंदोलन चलता था जिसको भूमि हड़प आंदोलन कहते थे। लोग करते क्या थे कि गरीब लोग, और एक आंदोलन चल रहा था कि जो भी गरमजरुआ खाली ज़मीन पड़ता था उस पर लोग कब्जा कर लेते थे। जो सीलिंग की ज़मीन थी उस पर लोग कब्जा कर लेते थे। ये पूर्णिया ज़िले में उस समय में पड़ता था, मैं अररिया में SDO था। तो उस समय में अब ये चुनौती आई कि अब इसका निदान कैसे करना है। और पूरा लगता था कि आज एक जगह घटना हो गई, दूसरी जगह घटना हो गई, दो ग्रुप में कन्फ्लिक्ट हो गया, और ये लगातार चल रहा था। अब देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जब आप आते हैं और पहले ही इतनी बड़ी समस्या आ गई, तो उसका भी निदान एज SDO हम लोग कर पाए और उसमें भी प्रयोग कर पाए। उसमें हम लोगों ने क्या किया, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। एक परवाहा गांव है फारबिसगंज में, वहाँ पर करीब 10-12 साल से, मैं करीब 83 ईस्वी में वहाँ गया था, और उसके पहले 10-12 साल से वहाँ पर ज़मीन लोग कब्जा किए हुए थे।
और कब्जा करके वहाँ पर फोर्स भी रहता था। प्रत्येक बार फसल कटनी में वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती थी, लोग सबका फसल काट लेते थे और ले जाते थे, यही शिकायत थी वहाँ के किसानों की। तो जब मैं वहाँ गया और एक बार तो बड़ी घटना हो गई, जबकि एक वहाँ पर झोपड़ी बनाया गया, ज़मीन पर कई झोपड़ियाँ बनी हुई थी और लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया था, और उसमें एक आदमी को झोपड़ी में रख करके जला दिया गया था। अब इसको भूमिहीनों का कहना था, जो वहाँ पर गरीब संथाल थे, वहाँ पर संथाल जाति के लोग ज़्यादा थे, जनजाति के, तो उन लोगों का कहना ये था कि ये जो हमारे लोगों को जला दिया है किसानों ने, और ये इन लोगों का कहना था कि नहीं, उन्होंने अपने आप जला लिया है और हम लोगों को ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। और हम लोग जब गए, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, एसपी भी थे, मैं एसडीओ था, मैं भी गया, जब सब लोग वहाँ पर गए, दिन भर हम लोग वहाँ लगे रहे, और उधर से वो तीर लेकर के खड़े थे संथाल सब, और हम लोग इंटरवेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन संजोग से उस रोज़ बारिश हो गई, और बारिश हो गई, फिर हम लोग किसी तरह से सिचुएशन उस रोज़ शांत हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि इस समस्या का निदान ढूंढना चाहिए हम लोगों को, कि आखिर, और समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि जो ये आखिर इसके पीछे क्या है। तो उस समय में एक पॉलिटिकल आंदोलन भी था कि जो सरकारी, जो गरमजोड़ा ज़मीन है या जो सीलिंग सरप्लस ज़मीन है, वो गरीबों को दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो ये ऐसा हुआ कि जो हम लोग जब वहाँ गए तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा कि हमको तो कहीं ज़मीन है ही नहीं, हम लोग रहेंगे कैसे, हम लोग खाएंगे कैसे, हम लोग को। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा उनसे कि कितनी ज़मीन पर आप लोग कब्जा करते हैं या फसल काटते हैं, तो कहा कि करीब करीब 40 एकड़ ज़मीन पर हम काटते हैं, एक परिवार। तो मैंने पूछा कि 40 एकड़ ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप 40 एकड़ ज़मीन हमको दे दीजिए तो हम लोग कल से झंझट छोड़ दें। तो यह तो संभव नहीं था। तो मैंने बहुत समझाया उनको, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा ठीक है, 10 एकड़ ज़मीन हमको एक दे दीजिए, तब हो जाएगा। तो मैं लौट कर चला आया। मैं आपको ये बताऊं कि मुझसे पहले एक आध डीएसपी भी वहाँ गए थे। अब मुझको मना किया था लोगों ने कि आप मत जाइए, सो उनको डीएसपी साहब को चूड़ी पहना करके भेज दिया था संथालों ने, इसलिए आप मत जाइए। मैं एक कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि इसका कैसे निदान निकाला जा सकता है और एसडीओ क्या कर सकता है। तो मैंने क्या किया कि उस गाँव का जितनी ज़मीन थी उसकी नापी करवाई और पता लगवाया कितने सीलिंग सरप्लस ज़मीन है, कितना गरमजरुआ ज़मीन है। तो करीब करीब 212 एकड़, जहाँ तक मुझे स्मरण है, करीब 212 एकड़ ज़मीन वहाँ निकला कि ये खाली ज़मीन है, जो कि बंदोबस्त किया जाता है। तो मैंने फिर जाके गरीबों से बात किया कि भाई देखिए, इतनी ही ज़मीन है, इतना मैं बात कर सकता हूँ। तो वो लोग बोला उस समय में कि जो हमारे पास नहीं, हम लोग 5 एकड़ ज़मीन से कम में नहीं मानेंगे, सो 5 एकड़ ज़मीन सभी को चाहिए। तो मैंने तब मैंने यूनिलैटरली डिसीजन लिया कि नहीं, जितनी ज़मीन है उतना ही हम बांटेंगे, जिसको भी लेना हो वो आकर के ले लीजिए। और एक हम लोग के यहाँ परवेशगंज में बाजार समिति का एक हॉल था, उसमें हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि जिसको भी ज़मीन लेना हो वो आ जाइए, जितनी ज़मीन है मैं आप सबों के बीच में बांट दूँगा। तो 200 परिवार थे वहाँ पर, और 200 परिवार थे तो सभी को 1-1 एकड़ ज़मीन पड़ रहा था। और आप देखिए कि सभी के सभी आ गए और सभी ने 1-1 एकड़ ज़मीन लिया और सबको ज़मीन हमने दे दिया। और उसके बाद से वहाँ पर शांति हुई, लेकिन किसान असंतुष्ट थे और असंतुष्ट थे। उनका कहना यह था कि ये तो समस्या का अस्थायीकरण हो गया है। लेकिन मैंने यह दृष्टिकोण रखा कि ये चूंकि गरीब हैं, इनको रहने की ज़मीन नहीं है, अगर हम यहाँ से हटा भी देंगे तो ये दूसरे जगह जाकर फिर दूसरे जगह कब्जा करेंगे। तो इसलिए इसका कोई निदान अस्थायी ही निकालना होगा। और इसीलिए मैंने उनको ज़मीन दी। उनको फिर और भी सपोर्ट जो सरकार का होता था खेती करने के लिए वो भी दिया, कुछ प्रशिक्षण भी दिया, और उसके बाद से वहाँ पर आज तक शांति है। जी। और आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कई क्षेत्रों में कहा कि कई लोग क्षेत्रों में मेरा काम है, महिलाओं के साथ भी है, भिखारियों के साथ भी है,
तो एक इसी से पता चलता है कि एक आईएएस के पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में ऑथोरिटी और पावर भी होता है कि वो हर क्षेत्र में उसका दखल होता है। वो भी अगर संस्मरण थोड़ा सुनाना चाहेंगे। हाँ, नहीं ये तो मैंने बताया था भूमि से रिलेटेड। लेकिन जहाँ कहीं भी मैं रहता था, मुझे कुछ ना कुछ समस्याएं तो सभी विभाग में हैं, सभी जगह हैं। तो आपने अभी चूंकि चर्चा कर दी बेगर्स की या इसकी, मतलब जो भिखारी होते हैं उसकी, तो ये एक अच्छा मौका मिला मुझे कि ये तो एकदम एक्सट्रीम केस था कि आप देखिएगा कहीं भी जाइएगा तो आपको 2 आदमी खड़ा मिल जाएगा जो कि आपको साथ भीख मांगता हुआ मिल जाता है। और ये बहुत बुरा लगता है कि हमारे समाज, सभ्य समाज में आज भी भिखमंगे हैं। तो अभी तक की जो नीति रही थी, उस समय मैं प्रधान सचिव था इसका, समाज कल्याण विभाग का, और मुख्यमंत्री की भी इच्छा थी कि हम लोग इसमें कुछ काम करें। ये इसके लिए मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी थे, और उनकी इच्छा थी कि हम लोग भिखारियों के लिए कुछ काम करें। भिखारी की जो उस समय की नीति थी ये कि भिखारियों को एक बेगर होम हुआ करता था पहले, और उसमें उनको रख दिया जाता था ला करके। लेकिन मुझे लगा कि ये तो निदान नहीं है। कोई भी, किसी को भी आप अगर हटा करके अगर किसी कन्फाइंड जगह में या जेल में रख देते हैं तो उससे तो निदान नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बेगर होम नहीं, हम लोग कुछ नया सोचें और ये देखने का प्रयास करें कि कैसे इनको हम मदद कर सकते हैं और रिहैबिलिटेशन का तरीका क्या हो सकता है। दूसरा रिहैबिलिटेशन का तरीका लोग अपनाते थे कि बेगर्स को कहते थे कि आओ टोकरी बना लो या सिलाई कर लो, कटाई कर लो। सॉरी। तो यह भी मुझे लगा कि यह भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर कैसे इनको मदद की जा सकती है। तो मैं एक प्रिंसिपल पर काम करता हूँ और मैं मानता हूँ बहुत अधिक इस प्रिंसिपल को कि प्रत्येक आदमी में, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, कुछ न कुछ गुण होता है जी। तो अगर उस गुण को आधार बनाया जाए तो उस व्यक्ति को हम शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने कहा कि भिखारी में भी तो कुछ गुण होता हो। तो मैं उनको अध्ययन करने के लिए स्टेशन पर गया और स्टेशन पर मैंने देखा उनको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। स्टेशन पर देखिएगा वो कुछ भिखारी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो हम लोग को बहुत अच्छा। कुछ भिखारी हैं जो एक दिखता था कि जो बॉगी होता है तो बॉगी में सभी, बॉगी के बाहर से वो भीख मांगता था कि 2 रुपया, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। पहले 1 आना कहता था लोग कि 1 आना दे दो। तो और जब तक वो खिड़की के सामने रहता था तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिएगा डिफरेंट है, और जब खिड़की से फिर अलग होता था तो फिर फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता था। तो यह जो अभिनय की कला है उसमें जबरदस्त था जी। तो मैंने कहा कि अगर उनका अध्ययन किया जाए कि ये जो स्किल्स हैं उनके पास जो कौशल हैं, इसी को क्या हम किसी वोकेशन से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो जाएगा कि मान लीजिए जैसे सिंपल चीज कि उनको वो लगातार चल सकते हैं। हम देखिएगा उनको चलने में दिक्कत नहीं होती, हमको चलने में कठिनाई होती है, हमको हाथ फैलाने में कठिनाई होती है। और ये जो अभिनय की कला है, मुझे किसी से भी 1 रुपये मांग करके उनके पॉकेट से निकालना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए संभव है। तो मैंने कहा कि हम इस विधा का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इस कौशल का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो अगर जैसे देखिएगा शादी ब्याह में जो लोग हाथी घोड़ा बन जाते हैं और हाथी घोड़ा बन करके घूमते हैं, कहा कि सभी बेगर्स को अगर हम ऐसा ड्रेस पहना दें तो वो काम कर सकते हैं। वाह क्या बात है सर। मैंने कहा कि अगर जो सोशल है, अगर घूमना है गांव में, घूम करके लोगों को इसके लिए बालिका शिक्षा के लिए प्रमोट करना है या शिक्षा सबके लिए, शिक्षा के लिए प्रमोट करना है, प्रचार करना है, तो क्या हम इनको लगा नहीं सकते हैं उसमें कि ये घूम करके प्रचार कर दें। तो इस तरह का, या कोई अगर से कि कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है तो सॉफ्ट ड्रिंक का ही बोतल जैसा ड्रेस उनको बना दिया जाए और उनको भेज दिया जाए बाजार में, तो ये क्या संभव नहीं है। तो मतलब उनके कौशल के हिसाब से अगर उनको फोकसन हम देते हैं तो ये संभव हो सकता है। हम लोगों ने क्या किया कि एक अपना घर हम लोगों ने इसी तरह से बच्चे जो
होते हैं स्ट्रीट पर, उनके लिए मैंने अपना घर बनाया था। अपना घर चिल्ड्रन होम है, पटना में ही है, और लड़कियों के लिए निशांत बनाया था। दोनों का नाम भी मेरा ही दिया हुआ था। तो जब ये अपना घर में ही एक मैंने प्रोग्राम किया जो पटना के बेगर्स का था, और उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए थे, नीतीश जी थे, नंद किशोर जी उस समय में मंत्री हुआ करते थे, ये वो भी आए हुए थे। और इन लोगों को मैंने बैठा करके इनके सामने में मैंने ये करवाया, मतलब ये इन लोगों का कार्यक्रम करवाया। और वो कार्यक्रम जो हुआ तो इन लोगों की भी दृष्टि खुल गई। मतलब इनफैक्ट मुझे याद है नंद किशोर जी उस समय में उनकी आंखों में आंसू आ गए उन बच्चों को देख करके। उन्होंने पूछा कि क्या ये पटना के भिखारी हैं, पटना इसके जो हनुमान मंदिर के पास बैठते हैं? हम कहा बिल्कुल, उन्हीं को लिया था हम लोगों ने, और 3 महीने तक हम लोगों ने अभिनय की उसकी ट्रेनिंग दी थी, और ट्रेनिंग दे करके फिर उनको स्टेज पर लाया था। तो इसी पर मुख्यमंत्री जी सहमत हुए कि एक संस्था बनाई जाए, और तब मैंने स्टेट सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ अल्ट्रा पुअर ये करके मैंने एक सोसाइटी बनाई। और आज वो सोसाइटी बिहार में तो काम कर ही रही है, और अभी पूरे भारत में इसी मॉडल को अपनाया गया है कि पूरे भारत में इसी तरह से बेगरी का खात्मा किया जाए। सर, आपकी जो स्टोरी है वो देखने से एक सक्सेसफुल आदमी में क्या होती है वो सारा दिखा, लेकिन एक व्यक्तित्व जो होता है उसका एक पक्ष तो सफलता का होता ही, लेकिन दूसरा जो गौण पक्ष होता है, जो कई बार लोग उसको नहीं देख पाते हैं, वो असफलता का भी होता है। लोग सफलता पे तो सब बात करते हैं या उसको देखकर सब प्रेरित होते हैं, लेकिन असफलता भी एक जीवन का कटु सत्य है। तो कोई ऐसा वाक्य जहां आपको लगा हो कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, नहीं मिली हो, आपको भी हो कि काश यहाँ भी मैं सफल हो पाता? नहीं, मैं ऐसा तो है कि ज़िंदगी में असफलताएं और सफलताओं का दौर चलता रहता है। मतलब मैं हजारों ऐसे अवसर आए जो कि मेरे प्रयोग सफल नहीं हुए, या ज़िंदगी में मुझे ही सफलता नहीं मिली। प्रयोग मैंने बहुत बार आपके विचार सफल नहीं होते हैं, यह भी खूब होता है। वैसे जैसे मतलब देखिएगा, पहली बार हम लोग IAS में बैठे 1980 में मैं बैठा पहली बार, 79 में मैं पहली बार बैठा। मैं क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया, लेकिन नहीं हुआ उस बार। एक बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा इस संदर्भ में। मैं IAS के लिए मैं कोचिंग नहीं किया। एक 2 महीने के लिए मैं एक बार, वो जब पहले पढ़ता था तभी उस समय ही गया था जनरल स्टडीज़ पढ़ने, मैं पढ़ा दिल्ली में बैठा हुआ था तो, लेकिन फॉर्मल कोई और कोचिंग मैंने नहीं की। ट्यूशन को अवॉइड कर सकें तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्यूशन जितना कम होता है, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग, जब मैं ये कर रहा था तो मैं फेल कर गया। मैं पहली बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरा रिजल्ट सीट में जब मैं देखने के लिए गया UPSC के बोर्ड पर, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो बहुत निराशा हुई कि आखिर क्या करें, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खैर, लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि मैंने एनालाइज ये किया कि आखिर इस बार क्यों नहीं हुआ, किस चीज़ में अंक कम आए हैं, और उसको एनालाइज करके फिर अगली बार जब हम लोग बैठे तो अगली बार मैं बिल्कुल क्वालिफाई कर गया। तो ये एनालाइज करना कि पिछली बार फेल क्यों किया था, किस चीज़ में हमको अंक कम आए थे, और इस बार हम कैसे उसको मेकअप करें, ये हमेशा करते रहने की ज़रूरत होगी। प्रत्येक आप ज़िंदगी में हमेशा फेल करेंगे, लेकिन फेल से सीखना, फेल करना बुरा नहीं है, फेल तो करिएगा ही। असफलता में ही सफलता की कुंजी है। और हटा दीजिएगा तो सफलता ही सफलता है। वो और समझने की जरूरत है कि और आखिर कहाँ से आया है और क्यों आया है। एक सर बड़ा प्रचलित दोहा है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। और जब आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो संगत का बहुत असर होता है। और अक्सर मैं देखा है खुद, चूँकि मैं भी शिक्षक हूँ, कि बच्चे जोश में तो बहुत होते हैं। कुछ 1-2 बच्चों का शिकायत होता है कि सर ऐसा ग्रुप है कि हम मोटिवेट हो गए और गड़बड़ हो गया। दिल्ली वगैरह महानगरों में ऐसा होता है कि भटकाव होता है, कहीं भी हो सकता है, दिल्ली क्या छोटे शहरों में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। तो अपने आप को इस पे कैसे नियंत्रण रखें युवा वर्ग? देखिए, ऐसा है, मैं दिल्ली की का ही वाकया मैं सुनाता हूँ। मैं कुछ चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, उस समय से शुरू से ही अवॉइड करता रहा। जैसे चाय मैं नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैंने कोई दवा आज तक, जो ड्रग्स होते हैं, मैंने कभी किसी चीज़ का सेवन नहीं किया। क्योंकि एक बार सेवन शुरू कर दीजिएगा तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और जो कुसंगति होती है वो उससे आती है। लेकिन मेरी संगति किस से है कि आप
अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और ऐसे दोस्त खोजते हैं जो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो मैं कुछ चीज़ों के लिए मेरे दरवाजे खुले रहते थे, मेरा डोर कभी बंद नहीं होता था। लोग यही कहते थे कि विजय का डोर नहीं बंद नहीं होता है, कि कोई भी दोस्त कभी आ सकता था और कभी कोई चीज़ पूछ सकता है। मेरे सीनियर्स भी मुझसे पूछने के लिए आते थे, मेरे जूनियर्स भी मेरे पास आते थे और मैं उनको इनकरेज करता था। ये हम लोग ऐसी दोस्ती रखते थे जो कि एकेडमिक चर्चा कर सकें, और ये हम लोग को दिन रात एकेडमिक चर्चा चलती थी उस समय में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाकया मैं इस संबंध में सुनाऊंगा। मेरी IAS की परीक्षा चल रही थी, मैं फिजिक्स में था और फिजिक्स वैसे भी बहुत टफ होता है लोगों को। हम लोगों को नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले मेरे एक सीनियर पहुंच गए और वो सीनियर उन्होंने कहा कि भाई विजय ये जरा सो ये बता दो तो कैसे ड्राइव करेंगे इसको। एक था थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि अब इनको बताने में समय बर्बाद करूं कि नहीं करूं। ये दोस्ती का मतलब मैं वाकया इसलिए बता रहा हूं कि ये कैसे दोस्त, वो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि ये जूनियर है तब भी हमको बताएगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई इतना सीनियर होकर के आए हैं मेरे पास समझने के लिए, और मैं अगर इनको समय नहीं दूं तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने उनको समय देना स्वीकार किया और तब हम लोग करीब 1-1.5 घंटा लगा मुझको उनको समझाने में। तो उसके बाद गए तो मुझे बहुत पीड़ा भी हुई कि अब तो अब मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाऊंगा आज। 1-1.5 घंटा का समय इसमें चला गया। और देखिए ईश्वर भी कैसे मदद करता है कि दूसरे दिन जब मैं परीक्षा हॉल में गया तो वही सवाल इसमें आया हुआ था। अच्छा, मैंने वो कर दिया और वो नहीं कर पाए, मतलब वो मिस कर गए। तो लेकिन बाद में बहुत चर्चा हुई। तो हो सकता है कि ये देखिए, ऐसे दोस्त अगर आप रखते हैं जो कि आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, ये कभी नहीं समझिए कि वो कॉम्पिटिटर हैं। ये भी हो सकता था कि वो भी उसी परीक्षा में बैठ रहे हैं जिस परीक्षा में मैं बैठने जा रहा हूँ, फिर भी मैंने उनको ये सवाल बताया। और संयोग हो सकता है कि वो सवाल इसलिए भगवान ने मेरे पास भेजा हो कि जो इसका रिवाइज कर लो, तुम्हारे परीक्षा में कल आ रहा है, और उन्होंने उनके माध्यम से भिजवा दिया। तो ये दोस्ती ऐसे लोगों के बीच में, और एक दोस्त तो ऐसा जरूर रखिए जिसको आप रोज पढ़ाइए या सिखाइए। ऐसा दोस्त अगर आपके पास रहेगा तो आपकी भी लर्निंग परफेक्ट होती रहेगी। तो आपको जैसे अभी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है फाउंडर्स में, जब इंटरप्राइज के रूप में आप जाते हैं, वो वहाँ दोस्ती बहुत काम आती है। लेकिन ऐसे दोस्त न रखिए जो आइडेंटिकल काम करता हो। यहाँ दोस्ती चाहिए बड़े पैमाने पर। तो आजकल युग है नेटवर्किंग का, और जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, जितना अच्छा आपका संपर्क ये होगा, संपर्क का आयाम होगा, उतना अधिक आप सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्ती रखिए मदद करने के लिए, दोस्ती रखिए लोगों के साथ जोड़ करके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ये जो बाकी जो दोस्तियां हैं, जो चाय की दोस्ती है, जो खैनी की दोस्ती है, जो सिगरेट पीने की दोस्ती है, जो दारू पीने की दोस्ती है, या ड्रग्स की दोस्ती, इसको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि इस दोस्ती में कोई लक्ष्य नहीं होता। तब ये आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद नहीं करेगा। एक सर, जो अक्सर बिहारियों के साथ होता है, या बिहारी छोड़ दे तो पूरा हिंदी पट्टी के साथ एक होता है कि एक जो मानसिकता होती है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या वो गेटअप पूरा जो इंग्लिश वाला है वो अगर मानसिकता आपकी नहीं है, तो सफलता थोड़ी मुश्किल हो जाती है हिंदी माध्यम से, या हिंदी भाषा में आप लिख रहे हैं या हिंदी के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपका क्या अपना अनुभव रहा है इस भाषा को लेकर, कि भाषा का जो संस्कार है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाषा कोई बैरियर नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़िए। मैं UPSC के इंटरव्यू बोर्ड में भी रहता था, उनका उसमें भी रहता हूँ, और मैंने देखा है कि उन लोगों को भाषा के प्रति हम लोग की जो संचेतना है, या जो ये है, वहाँ पर हम लोग भाषा बिल्कुल ही नहीं देखते थे। हम देखते थे कि आपको विचारों में कितनी गहराई है। हम ये देखते हैं कि आप कितना एनालिटिकल हो सकते हैं, आप लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, किस समस्या का किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं। और एक बात और समझने की ज़रूरत है, जो स्थानीय भाषाएं हैं, दुनिया उसी की ओर बढ़ रही है। तो इसीलिए आप अगर किसी भी भाषा में हों, अपने भाषा में आपकी क्या विषय की गहराई है, विषय पर पकड़ कितनी है,
गणित में हम लोग तो पहले हिंदी में पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं कि हम लोग मैट्रिकुलेशन तक हिंदी में पढ़े, सीधे सेंट जेवियर्स में जब नेताड़ विद्यालय में था तो हिंदी ही पढ़ाई होती थी वहाँ के बाद हम लोग जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में गए तब अंग्रेजी हम लोग लिखने लगे और अंग्रेजी में पढ़ने लगे। तो थोड़ी समस्या तो हुई, आप टर्म्स को अंग्रेजी में रख सकते हैं लेकिन जो मूल विचार हैं वो आप हिंदी में रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप दोस्तों के साथ जो डिस्कशन करते हैं वो तो हिंदी में करते हैं, आप खूब पढ़िए और ये कीजिए, मतलब जिस भाषा में भी है उस भाषा में के एक और बात बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जिस भाषा में भी पढ़िएगा, मतलब आप गणित पढ़ते हैं तो गणित में आप टर्म्स लिखिए अंग्रेजी में, क्योंकि उससे आपको लिंकेज बाद में करने में आसानी होगी, लेकिन आप हिंदी में लिखिए, बाकी चीज़ें हिंदी में लिखिए, उसमें एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूपीएससी में भी अब तो हिंदी करके भी लोग खूब आ रहे हैं और इंटरव्यू में भी हम लोग पहला सवाल यही पूछते थे कि आप किस भाषा में उत्तर देना चाहिएगा। तो जो भी भारत की 15 भाषाएं हैं, अगर आप जितनी भी भारत की शेड्यूल भाषाएं हैं किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम उनकी भाषा नहीं समझते थे तो एक इंटरप्रेटर बुलाया जाता है जो उनके साथ बैठता है और वो दे सकते हैं, तमिल में, तेलुगु में, किसी में भी आप दे सकते हैं। आप मैथिली में दे सकते हैं, आप चाहिए तो आप मैथिली बच्चे अगर मैथिली भाषा के होंगे तो मैथिली में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी शेड्यूल में आ गया है। तो ये आप भाषा का तो बैरियर बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन भाषा विचारों की गहराई न भूलिए। लोगों के साथ जो संवेदनशीलता, लोगों के जो की समस्याओं का जो निदान ढूंढने की जो आपका अप्रोच होगा उसको न भूलिए, वो यूनिक अप्रोच होना चाहिए, तब आप यूपीएससी या इस तरह की परीक्षाओं में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। आपका एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए भाषा का बिल्कुल ही बैरियर भूलते हुए जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हों उस भाषा में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जी सर, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और बसंत पंचमी का समय है, पूरा बसंत ऋतु है और इसी में एक वैलेंटाइन डे है जिस पर लेकर युवाओं के बीच में काफ़ी ये आकर्षण भी है और कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, देखिए, वैलेंटाइंस डे तो आया है पश्चिम से और सेंट वैलेंटाइंस के स्मृति में हम लोग ये मनाने लगे, लेकिन फागुन का महीना तो उस तरफ ही प्रेम का महीना था। हम लोग के यहाँ तो फागुन गाते थे और फागुन के में बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं होली तक, जो कि बसंत से रिलेटेड जितनी भी परंपराएं हैं हमारी वो प्रेम से रिलेटेड परंपराएं हैं। लेकिन देखिएगा, हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वह प्रकृति प्रेम का है। यह मानवीय प्रेम जो मानव के बीच का जो प्रेम है, मानव पुरुष और स्त्री के बीच का जो प्रेम है इस या वासना है, उस तक सीमित नहीं है, उसका उतना ही तक नहीं है। तो वैलेंटाइंस डे भी मैं समझता हूँ उसी उद्देश्य को लेकर चला है कि हम प्रेम के बृहत्तर रूप को सामने में रखें। मैंने देखा कि इसको वैलेंटाइंस डे मनाने का बहुत यूनिक तरीका सब है। बहुत जगह लोग करते क्या हैं कि लोग घर में बच्चों को ये सिखाते हैं कि अपने पेरेंट्स से प्यार कीजिए, बहुत जगह सिखाते हैं कि पेड़ से प्यार कीजिए। मैं देखा हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है कि आप पेड़ को जाकर के ये राखी बांधने का दिन है, पेड़ के साथ आप संबद्ध होइए। मैंने पिछले साल एक हमारे पास एक ये है स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उनका ग्रुप जो है वो कुत्तों के प्रेम की बात कर रहा था और जितने भी गरीब कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स हैं सबको उन्होंने खिलाया उस रोज घूम करके उनके साथ प्रेम की बात की। तो वैलेंटाइंस डे को हम सिर्फ मानवीय प्रेम नहीं, हम विस्तार दें, प्रकृति प्रेम की ओर ले जाएं और जितने भी प्रकृति के अवयव हैं सभी को हम सभी के साथ अपने आप को जोड़ें। यह वैलेंटाइंस डे का सर्वाधिक बेहतर उपयोग हो सकता है।